हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि होती है। इसे हम मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह से बिहेव करता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। आपने जो है जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो उसमें आपने देखा था कि अग्नाशय जो है एक प्रकार का डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक है, ये जो है अग्नाशय से किसका सिक्रीशन होता है, पैंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस का सिक्रीशन होता है। और अग्नाशयी रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। वे एंजाइम क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं, भोजन का फूड का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पैंक्रियाज जो है इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, स्थिति इसकी कहाँ पर होती है। तो आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर बनाया हुआ था तो वहां पर देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फिगर है उसमें आपने देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम अर्थात ग्रहणी, ग्रहणी जो होती है वो यू आकार की संरचना होती है। तो उसी यू आकार की संरचना के बीच में पाई जाती है। देखिए हमने यहाँ लिखा है कि अमाशय के पीछे यू आकार की ग्रहणी के मध्य, ये कहाँ पाई जाती है, अमाशय के पीछे यू आकार की जो ग्रहणी होती है उसी के बीच में ये पाई जाती है। उसके बाद ये जो अग्नाशय है इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर जो है वो कैसा होता है, पिंक होता है। यानी कि अग्नाशय जो है ये किस रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। शेप इसका होता है इरेगुलर, अनियमित, मतलब इसका कोई शेप हम कह सकते हैं कि नियमित शेप नहीं है, अनियमित शेप का ये होता है। या थोड़ा सा ये देखने में लीफ जैसा होता है, पत्ती जैसा होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये इरेगुलर यानी कि अनियमित होता है इसका शेप, या तो लीफ लाइक होता है। ठीक है, उसके बाद लेंथ की बात करें यानी कि इसकी लंबाई कितनी होती है, लेंथ जो है ये 15 सेंटीमीटर होती है। और वेट जो है इसका भार है वो 50 से 85 ग्राम होता है। इसका वेट कितना होता है, लगभग 50 से 85 ग्राम तक होता है। लंबाई इसकी 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है हमने पहले बताया कि पैंक्रियाज जो है यानी कि अग्नाशय जो है इसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये किस प्रकार की ग्रंथि है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ग्रंथियों की तरह यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों ग्रंथियों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसे में हमने देखिए जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें दो पोर्शन होते हैं, दो भाग होते हैं इस ग्लैंड के, पैंक्रियाज के। एक होता है एक्जोक्राइन पोर्शन और एक होता है इंडोक्राइन पोर्शन। यानी कि इसकी कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो एक्जोक्राइन की तरह व्यवहार करती हैं और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो इंडोक्राइन की तरह से व्यवहार करती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्जोक्राइन की तरह से कौन सी कोशिकाएं जो है व्यवहार करती हैं और कौन सी कोशिकाएं इंडोक्राइन की तरह से। तो देखिए हमने लिखा है एक्जोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज, यानी कि पैंक्रियाज का जो एक्जोक्राइन पोर्शन है वो क्या है, जो बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह या बाह्यस्रावी की तरह से व्यवहार करता है वो क्या है, तो वो है एसिनी। ठीक है, पैंक्रियाज में जो एक्जोक्राइन पोर्शन है पैंक्रियाज का वो क्या है, एसिनी है या एक्नी भी इसे हम पढ़ सकते हैं। और ये एक्नी क्या है, ये हमने लिखा है कि एक्नी पुटकीय रूपी संरचना है। एक्नी क्या है, ये पुटकीय रूपी संरचना है। ठीक है, यह पैंक्रियाज का 99% भाग बनाती है। यानी कि पूरे पैंक्रियाज में 99% भाग जो है वो कौन बनाता है, एक्नी बनाता है या एसिनी बनाता है। ठीक है, और पैंक्रियाटिक इसी से जो एक्नी है, इसी एक्नी से पैंक्रियाटिक जूस का क्या होता है यानी कि अग्नाशयी रस का क्या होता है, सिक्रीशन होता है, अग्नाशयी रस का श्रावण होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि मिश्रित ग्रंथि यानी कि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज का जो एक्जोक्राइन पोर्शन है वो क्या है, एक्नी है। और एक्नी क्या है, ये पुटकीय रूपी संरचना है। और इसी एक्नी से जो है पैंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशयी रस का सिक्रीशन होता है। और पूरे पैंक्रियाज का 99% भाग जो है वो कौन बनाता है, एक्नी बनाता है। यानी कि पैंक्रियाज का 99% भाग किससे बना होता है, एक्नी से बना होता है।
ठीक है। उसके बाद दूसरा है एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का अग्नाशय का जो अंतःस्रावी पोर्शन है, एंडोक्राइन पोर्शन है, वो क्या है? तो एंडोक्राइन पोर्शन जो है, आपने देखा एक्नी क्या है, एक्नी जो है ये एक्सोक्राइन पोर्शन, और 99% भाग जो है वो कौन बना रहा है? एक्नी बना रहा है। यही जो एक्नी है, इसी एक्नी के बीच बीच में कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये जो एक्नी होती है, इन्हीं के बीच बीच में कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं को, यानी कि जो एक्नी के बीच बीच में जो कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, उन्हीं कोशिकाओं को हम लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं क्यों कहते हैं इन्हें हम? इसलिए कहते हैं क्योंकि लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने ही इस कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है ना, यानी कि एक्नी के बीच बीच में जो कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लैंगरहैंस ने बताया था। तो उन्हीं के नाम पर इनके बीच बीच में पाई जाने वाली कोशिकाओं को नाम रख दिया गया लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और ये क्या करती हैं? ये पैंक्रियाज का 1% भाग बनाती है। आपने देखा कि एक्नी जो है 99% भाग बनाता है, तो 1% भाग जो बचता है वो कौन बनाता है? वो बनाते हैं जो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं होती हैं। और ये जो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। जो एक्नी के बीच बीच में कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, 4 प्रकार के कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कौन कौन से? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल, या इसी को हम एफ सेल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए जो अल्फा सेल है, ये क्या करता है? सिक्रीट ग्लूकेगॉन हार्मोन, यानी कि ये ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। उसके बाद बीटा सेल जो है, ये सिक्रेट इंसुलिन हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और जो डेल्टा सेल है, ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। पीपी सेल या एफ सेल जो है, ये क्या करते हैं? ये जो है आंत में भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। आंत के द्वारा जो आंत में भोजन का अवशोषण होता है, उसमें ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है और इंसुलिन हार्मोन है, ये दोनों जो है हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, जो इंसुलिन हार्मोन है और ग्लूकेगॉन हार्मोन, क्या होता है यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है, जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं या ऐसा कोई चीज खा लेते हैं, या जब हम यानी कि मिठाई उठाई ज्यादा खा लेते हैं, तो क्या होता है उस समय हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में, तो जो इंसुलिन हार्मोन है, ये क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन यानी कि वो जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को हमारा लीवर जो है वो इंसुलिन हार्मोन के प्रेजेंस में किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस हार्मोन के प्रेजेंस में? इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में। किस में बदलता है? ग्लूकोज को ग्लूकेगॉन में बदलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, तो हमारा लीवर जो ग्लाइकोजन जो है स्टोर किया है, उसको क्या करता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन जो है, इसके द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, और ग्लूकेगॉन हार्मोन के द्वारा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है था आपका पैंक्रियाज के बारे में कि इसका एक्सोक्राइन पोर्शन क्या है, एंडोक्राइन पोर्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पैंक्रियाज जो है, अग्नाशय जो है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो आपने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और किस प्रकार से कहाँ पर ये उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो ये है आपका पैंक्रियाज का इंटरनल स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं इसमें चारों तरफ जो है क्या पाई जा रही है? एक्टिनी पाई जा रही है, ढेर सारी इनकी संख्या होती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? एक्टिनी कहलाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं, यानी कि इसके बीच में ये पूरा जो है एकदम से क्या होता है? एक्टिनी होता है। ठीक है, और उसी के बीच बीच में जो है कोशिकाओं के कुछ समूह पाए जाते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा और पीपी सेल। देखिए यहाँ पे
अलग अलग समूह बना हुआ है। ये साइड साइड में जो है ये क्या है आपके अल्फा सेल है। फिर बीच में ये जो डॉटेड से हमने दिखाया ये क्या है बीटा सेल है। उसके बाद ये इतना समूह हमने दिखाया है डेल्टा सेल का। उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने बड़े बड़े डॉटेड में दिखाया है ये क्या है आपका पीपी सेल है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर होता है, इसको आप बना लेंगे और नीचे लिख लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज। अब आप जानते हैं कि जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से किसका सिक्रेशन होता है, पैंक्रियाटिक जूस का। पैंक्रियाज से क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है। पैंक्रियाटिक जूस जो है जो होते हैं उसमें कुछ प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। ठीक है, तो ये था आपका पैंक्रियाज। अब इसके बाद आपने कल पढ़ा था लीवर। लीवर में आपने पढ़ा था कि लीवर का जो फंक्शन होता है क्या होता है, बाइल का सिक्रेशन करना, यानी कि बाइल जूस का निर्माण करना। लीवर क्या करता है, ये बाइल जूस का निर्माण करता है। तो वो बाइल जूस जो है वो क्या है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि बाइल जूस जो है ये क्या करता है, किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसकी जो है प्रकृति कैसी होती है तो उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बाइल जूस यानी कि पित्त रस। पित्त रस सिक्रेटेड बाय लीवर सेल। इसका सिक्रेशन किससे होता है, लीवर सेल हिपैटोसाइट्स या हिपैटिक सेल से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। हिपैटिक सेल क्या है, ये लीवर में पाई जाने वाली कोशिका है, यानी कि लीवर जो है वो हिपैटिक सेल लीवर सेल से मिलकर के ही बना होता है। ठीक है, आपने देखा था जो पिंडक होते हैं, पिंडक में जो है क्या पाई जाती है, लीवर सेल पाई जाती है। किस प्रकार से, वो आपने कल देखा था लीवर के स्ट्रक्चर में। तो बाइल जूस जो है सिक्रेटेड बाय लीवर सेल, यानी कि इसका सिक्रेशन किससे होता है, लीवर सेल के द्वारा होता है, लीवर सेल से होता है। या लीवर सेल को हम हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद ये जो बाइल जूस है ये स्टोर कहाँ पर होता है, तो ये स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में। ये भी हमने बताया था, यहाँ हमने लिखा कि बाइल जूस स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। बाइल जूस जो है ये कहाँ पर, पित्ताशय में स्टोर होता है। और डेली जो है बाइल जूस का डेली कितना सिक्रेशन होता है, तो डेली सिक्रेशन जो है कितना होता है 600 ml, यानी कि हमारे लीवर से जो है डेली 600 ml बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। और बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है, तो 7.8 to 8.6 होता है। यानी कि बाइल जूस जो है इसकी नेचर कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय नेचर, यानी कि क्षारीय प्रकृति होती है, बेसिक नेचर की होती है। और ये बाइल जूस जो है ये किस कलर का होता है, तो ये येलो टू ग्रीन होता है, यानी कि येलो और ग्रीन का मिक्सचर होता है। जैसे आपने देखा है जो मस्टर्ड ऑयल होते हैं, यानी कि जो सरसों के तेल होते हैं वो कैसे होते हैं, येलो टू ग्रीन होते हैं, यानी कि येलोइश ग्रीन होते हैं। ठीक है ना, तो उसी कलर का जो है आपका बाइल जूस होता है। यहाँ पे कलर हमने लिखा येलो टू ग्रीन। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, यानी कि बाइल जूस जो है इसमें किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम या कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। और बाइल जूस को हम पाचक रस नहीं कहते हैं। ठीक है ना, बाइल जूस को हम पाचक रस नहीं कहते क्योंकि इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। अब देखिए और क्या है कि लीवर के कुफर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के विखंडन के द्वारा 2 प्रकार के पित्त वर्णक का निर्माण होता है। पित्त जो होता है यानी कि जो बाइल जूस है, बाइल जूस में 2 प्रकार के जो है बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। बाइल जूस यानी कि पित्त जो आपका पित्त होता है, पित्त में 2 प्रकार के पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। उन बाइल पिगमेंट का निर्माण कैसे होता है, हमने कल ही बताया था लीवर में, कि लीवर में जो कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुफर सेल पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, वो पुराने रक्त कणिकाओं यानी कि पुराने हीमोग्लोबिन का विखंडन करती हैं और उस हीमोग्लोबिन को विखंडित करके, उनका विखंडन करके ये क्या करती हैं, बाइल पिगमेंट यानी कि पित्त वर्णक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो वहां पे हमने ये लिखा है यहाँ पे कि लीवर के कुफर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के विखंडन के द्वारा 2 प्रकार के पित्त वर्णक यानी कि बाइल पिगमेंट का निर्माण होता है। बाइल पिगमेंट वो कौन कौन से हैं, जो 2 बाइल पिगमेंट होते हैं आपके बाइल जूस में। पहला है आपका बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट यानी कि बिलिरुबिन पित्त वर्णक,
जो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बाइल जूस जो है यानी कि जो पित्त होता है, पित्त में 2 पित्त वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से? बिलिरुबिन, बाइल पिगमेंट। एक तो बिलिरुबिन होता है जो येलो कलर का होता है और दूसरा बिलिवर्डिन होता है। ठीक है, बिलिवर्डिन जो है ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन 2 क्या पाए जाते हैं? पित्त वर्णक पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। बिलिरुबिन जो है येलो कलर का होता है और बिलिवर्डिन जो है ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, पित्त रस में 2 प्रकार के बाइल साल्ट भी पाए जाते हैं, यानी कि पित्त लवण भी पाए जाते हैं। 2 तो पित्त वर्णक पाए जाते हैं और 2 ही जो है क्या? बाइल साल्ट यानी कि पित्त लवण भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? यानी कि सोडियम ग्लाइकोकोलेट है और सोडियम टारोकोलेट है। ठीक है, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट। तो 2 क्या पाए जाते हैं? बाइल साल्ट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टारोकोलेट। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बाइल जूस का मुख्य कार्य जो होता है ये होता है वसा का पायसीकरण करना। इसका जो मेन फंक्शन होता है बाइल जूस का वो क्या होता है? ये वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण का मतलब होता है वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। ठीक है, वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पायसीकरण कहते हैं, वसा का पायसीकरण कहते हैं। तो बाइल जूस जो है इसका मुख्य कार्य यही होता है, वसा का पायसीकरण करना। ये केवल वसा का पायसीकरण करता है, ना कि वसा का पाचन करता। बाइल जूस जो है ये केवल वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। ये वसा का डाइजेशन यानी कि वसा का पाचन नहीं करता है। ठीक है, अर्थात बाइल जूस पाचक रस नहीं, यहाँ पे हमने लिखा भी यह वसा का पाचन नहीं करता, अर्थात बाइल जूस जो है ये पाचक रस नहीं है। ठीक है, और इसमें आप जानते हैं कि बाइल जूस में किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम या कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते। बाइल जूस जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं आपके ए, डी, ई के, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो हमारा बाइल जूस जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में भी सहायक होता है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं उनके अवशोषण में भी ये सहायक होता है। अब देखिए हम यहाँ पे लिखा हमने कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, यानी कि बाइल जूस जो है 2 चीज तो हमने जाना कि इस बाइल जूस में बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं और बाइल साल्ट पाए जाती है। इसके अलावा भी कुछ चीजें, यानी कि क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें बाइल जूस में पाई जाती हैं, उसी को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, यानी कि संगठक। बाइल जूस के संगठक कौन कौन से संगठक इसमें पाए जाते हैं? तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा H2O यानी कि वाटर। बाइल जूस में क्या पाया जाता है? H2O पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। कितना? 92 से जो है 98 यानी कि 92 से 98% तक जो है क्या पाया जाता है? H2O पाया जाता है बाइल जूस में। उसके बाद दूसरा है बाइल साल्ट। बाइल साल्ट 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 बाइल साल्ट पाए जाते हैं, इनका परसेंटेज होता है 6%। उसके बाद बाइल पिगमेंट जो है ये भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, इनका परसेंटेज होता है 0.3%। उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कि बाइल जूस में और क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है बाइल जूस में। ये आपको याद रखना है कि बाइल जूस में क्या क्या है? वाटर है, बाइल साल्ट है, बाइल पिगमेंट है और कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जो है इसका परसेंट होता है 0.6 to 0.9%। उसके बाद लेसिथिन, एक प्रोटीन है लेसिथिन, इसका परसेंटेज होता है 0.3%। कुछ जो है इसमें जो है पोटेशियम और सोडियम आयन भी पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये 4 याद रखना है कि बाइल जूस में वाटर पाया जाता है, बाइल साल्ट कौन कौन से? 2 होते हैं, कौन कौन से? सोडियम ग्लाइकोकोलेट होते हैं और सोडियम टारोकोलेट होते हैं। बाइल पिगमेंट 2 होते हैं, कौन कौन से? एक तो बिलिरुबिन होता है और एक बिलिवर्डिन होता है। इसमें और क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे बाइल पिगमेंट के संगठक। अब देखिए यहाँ पे बाइल से ही रिलेटेड आप जो है कुछ चीजें सुने होंगे, जैसे कि आप जानते हैं 2 जो है आपके डिजीज ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लिवर में जो है या बाइल जूस
में किसी ना किसी कमी के कारण होते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा कि जो गॉल ब्लेडर है, जो पित्ताशय है, पित्ताशय में क्या हो जाते हैं, स्टोन हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम गॉल स्टोन कहते हैं। पित्ताशय में स्टोन हो जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, गॉल स्टोन कहते हैं। तो वो क्यों होता है और कैसे होता है, तो आपको यही याद रखना है। आप जान रहे हैं कि बाइल जूस जो है, बाइल जूस में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपका क्या कह सकते हैं कि जो पित्त वाहिनियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है ना। जो पित्त वाहिनियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये गॉल ब्लेडर में जमा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पित्त वाहिनी होती है, पित्त वाहिनी के द्वारा पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर में, लीवर में होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो लीवर की यानी कि जो हिपैटिक डक्ट होते हैं, जो यकृत वाहिनियां होती हैं, वो यकृत वाहिनियों या जो है यकृत वाहिनियों से हो करके कहाँ पे जाती हैं, आपके पित्त वाहिनी में, और पित्त वाहिनी से ये कहाँ चली जाती हैं, आपके कह सकते हैं कि पित्ताशय में, या पित्ताशय से फिर अब सीधे हम कहेंगे कि लीवर का सिक्रेशन जो है, सॉरी लीवर का सिक्रेशन नहीं, बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ से होता है, लीवर से, लीवर से इसका सिक्रेशन होता है, जा करके स्टोर होता है कहाँ पर, पित्ताशय में, यानी कि गॉल ब्लेडर में। फिर ये गॉल ब्लेडर से निकल करके पित्त वाहिनी के थ्रू जो है, पित्त वाहिनी के माध्यम से कहाँ पे जाता है, ड्यूडेनम में जाता है। और ड्यूडेनम में जाने के बाद जो है, ड्यूडेनम में जो भोजन उपस्थित होते हैं, जो फूड उपस्थित होते हैं वहां पे, उनमें ये क्या होता है, मिक्सअप होता है, यानी कि वहां पे ये उन भोजन में मिल जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी पित्त वाहिनी ब्लॉक हो जाती है, तो जब पित्ताशय जो है ये पित्त वाहिनी यानी कि पित्ताशय से जब बाइल जूस निकलता है, तो जब वो पित्तवाहिनी ब्लॉक है तो कोलेस्ट्रॉल जो है पित्तवाहिनी के द्वारा ड्यूडेनम में नहीं जा पाता, यानी कि वहां पे जो कोलेस्ट्रॉल है, जब पित्तवाहिनी ब्लॉक हो जाती है तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या होता है, पित्ताशय में जमने लगता है। और जम जाता है, जब कोलेस्ट्रॉल हमारे पित्ताशय में जम जाता है तो उसी को हम क्या कह देते हैं कि गॉल स्टोन हो गया, ठीक है। तो बस इतना आप याद रखिए कि जो पित्ताशय होता है आपका, पित्ताशय में जो स्टोन होते हैं, जो गॉल स्टोन होते हैं, वो किस कारण से होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो बाइल डक्ट है वो क्या हो जाती है, बाइल डक्ट मतलब पित्तवाहिनी, पित्तवाहिनी ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण पित्तवाहिनी जब वो क्या ब्लॉक हो जाएगी या सक्रिय हो जाएगी तो क्या होता है कि वहां से जो है कोलेस्ट्रॉल हमारे पित्ताशय में जमने लगता है, और जब कोलेस्ट्रॉल हमारे पित्ताशय में गॉल ब्लेडर में जम जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, गॉल स्टोन कहते हैं या स्टोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक और आपने देखा होगा कि गॉल स्टोन में अगर स्टोन हो जाता है, सॉरी गॉल ब्लेडर में अगर गॉल स्टोन हो जाता है तो क्या होता है, ऑपरेशन होता है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उस गॉल ब्लेडर को जो है कट करके निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो जब गॉल ब्लेडर को कट करके निकाल दिया जाता है तो उससे क्या होता है, उसका कोई हानि है, किसी का अगर गॉल ब्लेडर काट करके हटा दिया जाता है तो जो है क्या होगा, तो क्या होता है कि अगर गॉल ब्लेडर काट करके हटा दिया जाता है तो वसा के पाचन में जो है क्या होगा, यानी कि वसा का जो पाचन होगा वो प्रभावित होगा। क्यों प्रभावित होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बाइल जूस जो है पित्ताशय से क्या निकलता है, बाइल जूस, पित्ताशय से बाइल जूस जो है जा करके ड्यूडेनम में पहुंचता है, और वहां पे जाने के बाद वो भोजन में मिलता है। भोजन में मिलने के बाद भोजन में उपस्थित जो वसा होते हैं उस वसा का क्या करता है, पायसीकरण करता है, यानी कि वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। तो अगर गॉल ब्लेडर है ही नहीं, तो जब गॉल ब्लेडर नहीं है तो क्या होगा कि पित्ताशय यानी कि पित्तवाहिनी के द्वारा जब गॉल ब्लेडर ही नहीं होगा तो पित्ताशय जो है वो हमारा लीवर के ड्यूडेनम में नहीं पहुंच पाएगा या कम पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि वसा का पायसीकरण नहीं हो पाएगा, और जब वसा का पायसीकरण कम होगा या नहीं होगा तो वसा का पाचन भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो ज्यादा कुछ इससे कोई जो है अफेक्ट नहीं होता, बस क्या होता है कि अगर पित्ताशय को गॉल ब्लेडर को काट करके हटा दिया जाए तो उससे क्या होता है, वसा का पाचन जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज और आपने सुना होगा कि किसी किसी को जॉइंटिस हो जाता है, जिसे आप पीलिया कहते हैं। तो पीलिया क्यों होता है, पीलिया जो है आप जानते हैं कि बाइल जूस जो है
बाइल जूस में क्या पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पिगमेंट, और 2 प्रकार के पिगमेंट पीलिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट। बिलिरुबिन पीलिया में होता क्या है कि जो हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, बिलिरुबिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये क्यों बढ़ती है, कभी कभी क्या होता है कि जो बाइल जूस को पास करने वाली क्या होती है, डक्ट होती है, यानी कि बाइल जूस को पास करने वाली डक्ट का मतलब आप जानते हैं कि बाइल का निर्माण लीवर में होता है, और लीवर में वो किसी न किसी डक्ट के द्वारा फिर वो कहाँ जाता है, गॉल ब्लैडर में जाता है, पित्ताशय में जाता है। ठीक है, फिर पित्ताशय से पित्त जो है पित्त वाहिनी के द्वारा निकल करके ड्यूडेनम में जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो बाइल जूस को पास करने वाली डक्ट होती है, बाइल जूस को पास करने वाली वाहिनी होती है, वो ब्लॉक हो जाती है, और जब बाइल जूस को पास करने वाली वाहिनी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, तो हमारा जो बिलिरुबिन पिगमेंट है ये हमारे पित्ताशय में नहीं जा पाता। ये जो है निर्माण कहाँ होता है आप जानते हैं, इसका निर्माण जो है, इस पिगमेंट का निर्माण लीवर में होता है। तो लीवर में जब होता है इसका निर्माण, तो ये पित्ताशय में नहीं जा पाता, और ये डायरेक्ट जो है लीवर से ही, या जो हम कह सकते हैं जो हिपैटिक डक्ट वगैरह होते हैं, उनसे ये सीधे हमारे जो है कहाँ पे, ब्लड में जाना शुरू कर देता है। ये सीधे वहां से जो है ब्लड में जाना शुरू कर देता है, और जब वहां से सीधे ब्लड में जाना शुरू कर देता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे ब्लड में बिलिरुबिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, और हमारे जो है जैसे त्वचा है, या जो है नाखून वगैरह है, या आंख का हमारा जो कॉर्निया है, ये सभी किस रंग के दिखाई देने लगते हैं, पीले दिखाई देने लगते हैं। यानी कि हमारे जो शरीर के त्वचा हैं और नाखून वगैरह हैं, कॉर्निया हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं कि जो है क्या हो गया, जॉन्डिस हो गया। ठीक है, तो 3 हमने बताया कि एक तो है कि गॉल ब्लैडर को अगर काट करके हटा दिया जाए तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर को अगर काट करके हटा दिया जाए तो हमारा जो वसा का पाचन है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। और एक गॉल स्टोन कैसे होता है, क्यों होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे बाइल डक्ट होते हैं, यानी कि पित्त वाहिनियां हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं या सक्रिय हो जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है कि हमारे पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है, और जब हमारे पित्ताशय में, हमारे गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं गॉल स्टोन, या स्टोन कहते हैं कि पित्ताशय में क्या हो गया, स्टोन हो गया। उसके बाद है जॉन्डिस जो है, ये पीलिया, ये जो है क्या होता है या कैसे होता है, तो कभी क्या होता है कि कभी कभी होता है कि बाइल जूस को पास करने वाली जो डक्ट होती है, जो वाहिनी होती है, वो ब्लॉक हो जाती है, और जब बाइल जूस को पास करने वाली डक्ट जो है ब्लॉक हो जाती है, तो हमारे शरीर में जो है बिलिरुबिन बाइल पिगमेंट जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और क्या होता है कि हमारे शरीर के जो त्वचा है, नाखून है, और हमारे आंख की जो कॉर्निया है, ये सब क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जॉन्डिस। ठीक है, तो ये था आपका पैंक्रियाज और बाइल जूस के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।